सरू, मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मरते दम तक तुम्हारा साथ निभाऊंगा। इंदर की बातें सुनकर सरू को रोना आ रहा था। इंदर, मेरी बात सुनो, मेरे दोनों पैर कट चुके हैं। मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। मेरी बात मानो और तुम किसी और से शादी कर लो। मैं तुम्हारे लायक नहीं रही। सरू, तुम चाहती हो ना कि मैं शादी कर लूँ, तो फिर ठीक है। जैसा तुम चाहती हो मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। इंदर बहुत ही सीधा साधा लड़का था। इंदर की माँ अनामिका जी और उसके पिता श्याम प्रसाद जी उसको बहुत प्यार करते थे। इंदर अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। इंदर के लिए उसके मम्मी पापा ने बहुत ही मन्नतें मांगी थी। शादी के 8 साल के बाद इंदर का जन्म हुआ था। धीरे धीरे इंदर बड़ा होने लगा। श्याम प्रसाद जी एक पुलिस इंस्पेक्टर थे और अनामिका जी एक हाउसवाइफ। श्याम प्रसाद जी के पड़ोसी महावीर जी प्राइवेट नौकरी करते थे। श्याम प्रसाद और महावीर जी की बहुत अच्छी बनती थी, इसीलिए श्याम प्रसाद जी के घर में उन लोगों का आना जाना लगा रहता था। इंदर 1 साल का हो गया था और महावीर जी की पत्नी सविता ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम महावीर जी ने बड़े प्यार से सरस्वती रखा था, लेकिन सब उसे सरू बुलाते थे। धीरे धीरे करके इंदर और सरू दोनों बड़े हो रहे थे। इंदर 4 साल का और सरू 3 साल की हो गई। दोनों का एडमिशन एक ही स्कूल में कराया गया। कभी श्याम प्रसाद जी दोनों बच्चों को छोड़कर आते, तो कभी महावीर जी। इंदर और सरू दोनों बहुत मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे थे। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी और दोनों ने एक साथ बहुत ही अच्छे नंबरों से अपना 10th कंप्लीट कर लिया था। अब दोनों अपने आप पैदल स्कूल चले जाया करते थे, क्योंकि स्कूल बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। महावीर जी अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तभी अचानक से उनके सीने में बहुत तेज का दर्द होने लगा। ये दर्द महावीर जी से सहन नहीं हो रहा था। सविता जी ने श्याम प्रसाद जी को फ़ोन किया और बताया कि महावीर की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। उनके सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है, वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे। इतना सुनते ही श्याम प्रसाद जी बोले, भाभी जी आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, मैं अनामिका को लेकर अभी आपके घर आता हूँ। श्याम प्रसाद जी ने फ़ोन रख दिया और अनामिका को बुलाया। अनामिका, जल्दी से महावीर के घर चलो, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। भाभी जी का फ़ोन आया था। दोनों महावीर के घर के लिए निकल गए और 5 मिनट में उनके घर पहुंच गए। श्याम प्रसाद जी ने महावीर को गाड़ी में बिठाया और फिर तीनों हॉस्पिटल के लिए निकल गए। श्याम प्रसाद जी ने अनामिका को घर पर ही रोक दिया था, क्योंकि हॉस्पिटल में पता नहीं कितना समय लग जाता और दोनों बच्चे भी स्कूल गए थे। महावीर जी को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया और उनके सारे टेस्ट कराए गए, तो पता चला कि उनके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए हार्ट की सर्जरी करनी पड़ेगी। ये सुनकर सविता जी वहीं पर पड़ी चेयर पर धम्म से बैठ गईं। उन्होंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब इसमें कितना खर्चा आएगा? तो डॉक्टर ने बताया 5-6 लाख के करीब आएगा। तभी श्याम प्रसाद जी बोले, डॉक्टर साहब ये बताइए कि हमें सर्जरी कब तक करानी पड़ेगी? तो डॉक्टर ने कहा, देखिए जितनी जल्दी हो सके सर्जरी हो जाए उतना ही अच्छा होगा। अगर हो सके तो आप लोग कल तक पैसों का इंतजाम कर लीजिए। मैं कल ही हार्ट स्पेशलिस्ट को बुलाकर महावीर जी की सर्जरी करवा दूंगा। सविता जी को बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। उन्होंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब इस सर्जरी के बाद सब कुछ ठीक तो हो जाएगा, कोई चिंता वाली बात तो नहीं है? तो डॉक्टर ने कहा, देखिए मैडम, चिंता की तो कोई बात नहीं है, लेकिन सर्जरी बहुत ज़रूरी है। जितना आप लेट करेंगे उतना ही खतरा बढ़ता जाएगा। तभी श्याम प्रसाद जी बोले, डॉक्टर साहब आप सर्जरी की तैयारी कीजिए, महावीर की सर्जरी कल ही होगी। सविता जी श्याम प्रसाद जी की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन भाई साहब इतनी जल्दी पैसों का इंतजाम? भाभी जी आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, आपसे जितना हो सके आप उतना कीजिए, बाकी का मैं देख लूँगा। ये सुनकर सविता जी को थोड़ी तसल्ली हुई।
उन्होंने कहा, भाई साहब आप थोड़ी देर यहाँ पर रुकिए, मैं घर जाकर देखती हूँ कि हमारे पास कितने रुपए हैं। श्याम प्रसाद जी वहीं हॉस्पिटल में रुक गए और सविता जी अपने घर आ गई। उन्होंने सब जोड़कर देखा तो सिर्फ 4 लाख रुपए निकले। सविता जी वो 4 लाख रुपए लेकर अस्पताल के लिए निकलने वाली थी कि तभी दरवाजे की बेल बजी तो देखा सामने सरू खड़ी हुई थी। अभी तक उसे अपने पापा के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो आते ही अपनी मम्मी से बोली, मम्मी क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं और इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो। तो सविता जी ने महावीर के बारे में सब कुछ बता दिया। जैसे ही सरू को पता चला कि उसके पापा हॉस्पिटल में भर्ती हैं, वो रोने लगी। बेटा तुम परेशान मत हो, तुम्हारे पापा को कुछ नहीं होगा, तुम घर पर रुको, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ रुपए लेकर, क्योंकि कल ही तुम्हारे पापा के हार्ट की सर्जरी होगी। मम्मी मैं घर पर नहीं रहूँगी, मैं भी आपके साथ चलूँगी, मुझे पापा से मिलना है। सविता जी ने सरू को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने अपनी मम्मी की एक बात नहीं मानी। तो फिर सविता जी को सरू को भी हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। सरू ने जैसे ही अपने पापा को अस्पताल के बेड पर लेटे हुए देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। महावीर जी को होश आ चुका था। उन्होंने कहा, बेटा परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखना बहुत ही जल्दी घर भी आ जाऊँगा। हाँ पापा, आपको बहुत जल्दी ठीक होकर घर आना होगा, क्योंकि आप जानते हैं ना, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। आखिर मम्मी की डांट से आप ही तो मुझे बचाते हैं। हाँ ज़रूर, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो बेटा, अब तुम घर जाओ, आराम करो, मैं जल्दी ठीक होकर आ जाऊँगा। ठीक है पापा कहकर सरू वहाँ से घर वापस चली गई। सविता जी श्याम प्रसाद जी से बात कर रही थी, तभी वहाँ पर अनामिका जी और इंदर आ गया। वो दोनों महावीर जी से मिलने गए। सविता जी ने श्याम प्रसाद जी को बताया, 4 लाख का इंतजाम हो गया, बाकी बचे 2 लाख का इंतजाम श्याम प्रसाद जी ने कर दिया। 6 लाख रुपए रिसेप्शन काउंटर पर जमा करवा दिए गए। अनामिका जी और इंदर महावीर जी से मिलकर घर वापस आ गए। अनामिका जी जाते समय सबके लिए खाना बनाकर ले गई थी। इंदर सरू को बुलाकर अपने घर ले आया। अनामिका जी ने उसके लिए खाना निकाला, लेकिन सरू ने खाना नहीं खाया। फिर थोड़ी देर के बाद इंदर ने जबरदस्ती सरू को खाना खिलाया और हमें भरोसा दिलाया कि महावीर जी को कुछ नहीं होगा। अनामिका जी ने सरू को अपने घर पर ही रोक लिया था। जैसे तैसे रात कट गई और फिर अगले दिन महावीर जी के हार्ट की सर्जरी हो गई। सर्जरी के समय सभी लोग वहीं पर थे और डॉक्टर के बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे। कुछ समय के बाद डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने बताया कि महावीर जी के हार्ट की सर्जरी सक्सेस रही, अब वो खतरे से बाहर हैं। डॉक्टर के मुंह से सर्जरी सक्सेस होने की खबर सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी और सब भगवान का शुक्रिया अदा करने लगे। डॉक्टर ने बताया कि अभी उन्हें कुछ दिनों तक वहीं अस्पताल में रहना पड़ेगा। श्याम प्रसाद जी अपनी ड्यूटी पर वापस आ गए थे और जब वो ड्यूटी से वापस आते तो अनामिका जी और श्याम प्रसाद दोनों अस्पताल जाते थे महावीर जी को देखने। अभी 2 ही दिन गुजरे थे कि अचानक से पता नहीं क्या हुआ, महावीर जी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। नर्स डॉक्टर को बुलाने के लिए गई और जब तक डॉक्टर वापस आए तब तक महावीर जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, लेकिन कहते हैं ना कि होने को कोई टाल नहीं सकता है। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि महावीर जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। महावीर जी का अंतिम संस्कार किया गया। उनकी चिता को अग्नि इंदर ने दी, क्योंकि वो इंदर को अपना बेटा मानते थे और एक बार उन्होंने कहा था कि वो अपनी बेटी सरू की शादी इंदर से करना चाहते हैं, जिस पर श्याम प्रसाद जी ने हंसते हुए कहा था कि अरे महावीर, पहले बच्चों को बड़ा तो हो जाने दो, फिर जैसी उनकी मर्जी। अगर वे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगेंगे तो फिर हम दोनों उनकी शादी कर देंगे। ये बात आज श्याम प्रसाद जी के मन में बार बार घूम रही थी और कहीं न कहीं श्याम प्रसाद जी यही चाहने लगे थे कि इंदर और सरू की आगे चलकर शादी हो जाए।
महावीर जी के चले जाने से सविता जी और सरू को संभालने में बहुत समय लगा। सविता जी की तबीयत अब खराब रहने लगी थी, इसीलिए सरू भी परेशान रहने लगी थी। सरू को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने घर का खर्चा कैसे उठाए, इसीलिए उसने घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था ताकि कुछ पैसे हाथ में आ जाएं, जिससे उनका खर्च चल सके। धीरे धीरे करके इसी तरह से दिन गुजर रहे थे। इंदर हमेशा सरू के साथ ही रहता था। वो उसी के साथ स्कूल जाता था और उसी के साथ स्कूल से घर आता था। उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा श्याम प्रसाद जी कर रहे थे। सरू आज भी उसी स्कूल में पढ़ रही थी जहाँ पर वो पहले पढ़ती थी। सरू और इंदर का 12th कंप्लीट हो गया था। दोनों ने अपना 12th बहुत ही अच्छे नंबरों से पास किया था। श्याम प्रसाद जी और अनामिका जी को इस बात की बहुत ही खुशी थी। सविता जी तो महावीर के जाने के बाद से अपनी सुध बुद्धि खो बैठी थी। इंदर और सरू एक दूसरे को पसंद करते थे, ये बात श्याम प्रसाद जी और अनामिका जी समझ गए थे। उन्होंने सोच लिया था कि जैसे ही बच्चों का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, वो दोनों की शादी कर देंगे। सरू के पापा महावीर जी चाहते थे कि उनकी सरू एक IAS ऑफिसर बने। सरू अपने पापा का सपना पूरा करना चाहती थी और श्याम प्रसाद जी अपने दोस्त की बात का मान रखना चाहते थे। श्याम प्रसाद जी सविता के पास गए और उन्हें बताया कि वो सरू और इंदर की शादी करना चाहते हैं। सरू की शादी की बात जैसे ही सविता जी के कानों में पड़ी तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और आंखों में आंसू छलक आए। क्या हुआ भाभी जी, आपकी आंखों में आंसू? क्या आपको ये रिश्ता मंजूर नहीं है? नहीं नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो खुशी के आंसू हैं, क्योंकि महावीर का सपना था कि सरू आपके घर की बहू बने। सरू और इंदर एक दूसरे को प्यार करते थे, इसीलिए उन दोनों को इस शादी से कोई ऐतराज नहीं था। एक दिन सरू ने इंदर से कहा, इंदर हम लोग एक काम करते हैं, इंगेजमेंट अभी कर लेते हैं और शादी को मैं थोड़ा समय देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अभी अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगाना चाहती हूँ। मैं अपने पापा का सपना पूरा करना चाहती हूँ। इंदर ने मुस्कुराते हुए कहा, सरू जैसा तुम चाहती हो बिल्कुल वैसा ही होगा। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंदर अपने घर गया और अपने मम्मी पापा से इस बारे में बातें की तो वो लोग खुशी खुशी इस बात के लिए राजी हो गए और फिर एक हफ्ते के बाद उन लोगों की सगाई तय हो गई। सरू की सगाई की वजह से सविता जी बहुत खुश थी। उनको खुश देखकर सरू को बहुत ही सुकून मिल रहा था। सविता जी ने सगाई की तैयारी शुरू कर दी थी। धीरे धीरे करके दिन गुजरते चले गए और एक हफ्ते का समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। आज सरू और इंदर की सगाई है। दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे थे। दोनों की सगाई बहुत ही साधारण तरीके से हो जाती है। सगाई के बाद उन दोनों का रिश्ता और भी मजबूत हो गया था। दोनों का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। इंदर अपने पापा की तरह इंस्पेक्टर बनना चाहता था, इसीलिए जैसे ही SI का फॉर्म आया, इंदर ने वो फॉर्म डाल दिया। सरू अपनी सिविल की तैयारी में थोड़ी बिजी हो गई थी। दोनों बहुत ही मन लगाकर पढ़ाई कर रहे थे और फिर एक साल के अंदर ही इंदर का सिलेक्शन SI में हो गया और वो सब इंस्पेक्टर बन गया। घर में बहुत ही खुशी का माहौल था। दोनों परिवार बहुत ही खुश थे। अब इंदर ने सरू के घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी और सरू से सिर्फ पढ़ाई करने को कहा। कहते हैं खुशी के दिन गुजरते हुए समय नहीं लगता और कब हमारी जिंदगी नया मोड़ ले लेगी ये कोई नहीं जानता। सरू को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी में एक नया तूफान आने के लिए खड़ा है। एक दिन अचानक से सरू की मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। उनको अस्पताल ले जाने की तैयारी हो रही थी। अनामिका जी ने सविता जी का हाथ अपने हाथों में थाम रखा था। तभी सविता जी ने कहा, भाभी जी लगता है मेरे जाने का समय हो गया है। मैं अपनी बेटी आपको सौंप कर जा रही हूँ। उसे कभी कोई तकलीफ नहीं होने देना। वैसे भी मैं और उसके पापा ने सरू को बहुत ही तकलीफ दी। पता नहीं विधाता ने हमारी बेटी की किस्मत में कितने दुख लिख दिए। पहले उससे उसके पिता का साया छीन लिया
और अब मैं भी उसे छोड़कर जा रही हूँ। भाभी जी, अगर मेरी बेटी से कभी कोई गलती हो जाए तो उसे अपना बच्चा समझकर क्षमा कर दीजिएगा। अनामिका जी कुछ बोलने वाली थी, तभी उन्होंने महसूस किया कि उनके हाथों की पकड़ ढीली हो गई है और सविता जी इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए जा चुकी हैं। अनामिका जी के हाथ पैर कांप रहे थे। तब तक इंदर वहां पर आ गया। माँ, एम्बुलेंस आ गई, हमें जल्दी से आंटी को लेकर हॉस्पिटल चलना होगा। इंदर बेटा, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सविता हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। ये सुनते ही इंदर जमीन पर बैठ गया और उसने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी, हम सरू को कैसे बताएंगे कि उसकी माँ भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई? वो तो पूरी तरह से टूट जाएगी मम्मी। वैसे भी उसने अभी अभी तो अपनी जिंदगी को जीना शुरू किया था और फिर से उसे इतना बड़ा धक्का लगेगा। मम्मी, इस बार वो अपने आप को संभाल नहीं पाएगी, क्योंकि वो अपने मम्मी पापा दोनों से बहुत प्यार करती है। पहले उसे उसके पापा छोड़कर चले गए, अब उसकी मम्मी भी उसे छोड़कर चली गई। मम्मी, मैं सरू को नहीं बता पाऊंगा। इंदर ने अपने पापा श्याम प्रसाद जी को फ़ोन किया और उन्हें बताया, पापा, सविता आंटी अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर श्याम प्रसाद जी को बहुत ही दुख हुआ और वो थाने से छुट्टी लेकर घर के लिए निकल गए। अनामिका जी ने सरू का फ़ोन लगाया, लेकिन सरू ने पहली बार में फ़ोन नहीं उठाया। तब अनामिका जी ने सरू को मैसेज किया, सरू बेटा, बहुत ज़रूरी बात करनी है, फ़ोन उठाओ। सरू अपनी क्लास से बाहर आई और अनामिका जी को फ़ोन किया। क्या हुआ माँ? क्या ज़रूरी बात है? सब ठीक तो है ना? सरू बेटा, मैं तुम्हें जो बताने जा रही हूँ, मुझे पता है उससे तुम्हें बहुत तकलीफ़ होगी, लेकिन बेटा हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है। माँ, आप ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? जो भी है साफ साफ बताइए। अभी मेरी क्लास चल रही है, इसीलिए मुझे क्लास में वापस जाना होगा। सरू बेटा, तुम्हें क्लास में वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। इंदर बाहर खड़ा हुआ है तुम्हारी कोचिंग के, तुम उसके साथ घर वापस आ जाओ। माँ, आखिर हुआ क्या है जो मुझे इंदर लेने के लिए आया है? सरू, तुम कोई सवाल जवाब नहीं करो, बस इंदर के साथ घर वापस आ जाओ, उसके बाद तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है माँ, मैं वापस आती हूँ। सरू ने अपना बैग उठाया और कोचिंग के बाहर निकली तो देखा वहाँ पर इंदर खड़ा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उससे कुछ भी नहीं पूछा और ना ही उसने मुझे कुछ बताया। इंदर पूरे रास्ते चुप ही रहा। सरू जैसे ही अपने घर के सामने पहुंची तो उसने देखा वहां पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। वो जैसे ही घर के अंदर पहुंची तो उसने देखा वहां पर उसकी माँ का शव रखा हुआ था। सरू को यकीन नहीं हो रहा था कि ये उसकी माँ है। उसके हाथ पैर कांपने लगे और वो वहीं जमीन पर धम्म से बैठ गई। सरू फूट फूट कर रोने लगी। इंदर उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो चुप नहीं हो रही थी। मम्मी, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? पहले पापा मुझे अकेला छोड़कर चले गए और अब आप भी चली गई। मम्मी, क्या मैं इतनी मनहूस हूँ कि भगवान ने आप दोनों को मुझसे छीन लिया? मम्मी, प्लीज वापस आ जाओ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। ये तो आप बहुत अच्छी तरह से जानती थी, फिर आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई? अनामिका जी सरू के पास आई और उसको गले से लगा लिया। सरू बेटा, हमारी किस्मत में जो लिखा होता है वो तो हमारे साथ होकर ही रहता है और तुम बिल्कुल भी मनहूस नहीं हो। तुम्हारे माता पिता की किस्मत में शायद इतनी ही जिंदगी लिखी थी, इसीलिए वो अपनी जिंदगी जी कर चले गए। सरू, अभी तो तुम्हें अपने पापा का सपना पूरा करना है। अगर तुम इस तरह से टूट जाओगी तो फिर कैसे होगा? सरू की आंखों से आंसू बहने बंद ही नहीं हो रहे थे। श्याम प्रसाद जी ने कहा, अनामिका, सरू को संभालो, अब हमें भाभी जी को उनके क्रियाकर्म के लिए लेकर जाना होगा। इतना सुनते ही सरू अपनी माँ से लिपट गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, मेरी मम्मी को मत ले जाओ, मैं उनके बिना नहीं रह सकती, प्लीज मेरी मम्मी को मत ले जाओ। अनामिका जी ने सरू को उसकी माँ से अलग किया। श्याम प्रसाद जी और इंदर उनका क्रियाकर्म करके वापस आ गए थे। सरू का बहुत ही बुरा हाल था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो पागल हो गई। वो बार बार अपने आप को मनहूस बोले जा रही थी,
इंदर ने 1 महीने की छुट्टी लगा दी थी, क्योंकि वो इस समय सरू को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। वो हमेशा उसी के साथ रहता था। अनामिका जी सरू का एक माँ की तरह ध्यान रख रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि कोई भी कितना भी प्यार क्यों ना कर ले, लेकिन वो किसी के माँ बाप की जगह नहीं ले सकता। सरू अपनी माँ को भूल ही नहीं पा रही थी। उसे जब भी समय मिलता वो फूट फूट कर रोने लगती थी। धीरे धीरे सविता जी को गए हुए 20 दिन गुजर गए थे। सबके बहुत समझाने के बाद और इंदर का साथ पाने की वजह से सरू अब अपने कमरे से बाहर निकलने लगी। ये देखकर अनामिका जी और श्याम प्रसाद जी ने सुकून की सांस ली। सरू को अनामिका जी ने माँ बनकर प्यार किया, श्याम प्रसाद जी ने एक पिता का प्यार दिया और इंदर ने एक दोस्त का। इंदर ने सरू को फिर से कोचिंग ज्वाइन करने के लिए राजी कर लिया था। इंदर के अपनी ड्यूटी पर जाने में सिर्फ 2 दिन ही बचे थे। 2 दिनों के बाद वो अपनी ड्यूटी पर लौट गया और सरू ने अपनी कोचिंग जाना शुरू कर दिया। इंदर सरू के पास दिन में 3 से 4 बार कॉल कर लेता था। वो उससे दूर रहते हुए भी उसके खाने पीने का पूरा ध्यान रखता था। धीरे धीरे करके 3 महीने गुजर गए। यूपीएससी का फॉर्म आ गया था। सरू ने यूपीएससी का फॉर्म भर दिया और मन लगाकर पढ़ाई करने लगी, क्योंकि उसने सोच लिया था कि उसे इसी बार में सिलेक्शन लेना है। श्याम प्रसाद जी और अनामिका जी उसका पूरा साथ दे रहे थे। कुछ समय के बाद आज सरू का यूपीएससी का प्री का एग्जाम था। अनामिका जी ने उसको दही चीनी खिलाई। इंदर से कहा, बेटा ध्यान से जाना और सरू का भी ख्याल रखना। श्याम प्रसाद जी ने सरू को समझाया, बेटा क्वेश्चन का आंसर देने में कोई जल्दबाजी नहीं करना, आराम से पढ़कर उसका आंसर देना। मुझे पूरा यकीन है कि तुम प्री का एग्जाम क्वालिफाई कर लोगी। सरू ने अपने सास ससुर का आशीर्वाद लिया और इंदर के साथ एग्जाम देने के लिए निकल गई। सरू जब एग्जाम देकर हॉल से बाहर निकली तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जिसकी वजह से इंदर समझ गया था कि उसका पेपर अच्छा गया है। जैसे ही सरू हॉल से बाहर आई, इंदर ने उससे पूछा, सरू एग्जाम कैसा गया? तो उसने बताया कि उसका एग्जाम बहुत अच्छा गया है और वो 100% पास हो जाएगी, वो भी बहुत ही अच्छे नंबरों से। इंदर को सरू की काबिलियत पर पूरा भरोसा था। वो दोनों अभी रास्ते में ही थे कि तभी श्याम प्रसाद जी का फ़ोन आया। उन्होंने सरू से पूछा, बेटा एग्जाम कैसा गया? तो सरू ने कहा, पापा जी एग्जाम बहुत अच्छा गया है। चलो ठीक है, अब जल्दी से तुम दोनों घर आ जाओ, फिर बात करते हैं। ठीक है कहकर सरू ने फ़ोन रख दिया। 4 घंटे के बाद दोनों घर आ गए थे। तब तक श्याम प्रसाद जी भी थाने से घर आ गए थे। अनामिका जी ने सबके लिए चाय बनाई और सबने साथ बैठकर चाय पी। अनामिका जी बोली, सरू बेटा तुम्हारा ये एग्ज़ाम तो अच्छा गया, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आगे तुम्हें मेंस के एग्ज़ाम के लिए और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आज से तुम घर का कोई काम नहीं करोगी, सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दोगी। तभी श्याम प्रसाद जी बोले, सरू बेटा मैं भी चाहता हूँ कि मेरी बहू एक आईएएस ऑफिसर बने, जिस तरह महावीर चाहता था। ठीक है कहकर इंदर और सरू अपने अपने कमरे में चले गए। इंदर के पास सरू के कुछ डॉक्यूमेंट रह गए थे, इसीलिए वो सरू के कमरे में देने के लिए जा रहा था। जैसे ही वो सरू के कमरे के पास पहुंचा, उसने किसी की सिसकियों की आवाज़ सुनी। वो तुरंत ही समझ गया कि सरू रो रही है। वो सरू के पास गया और उसको गले से लगा लिया। इंदर तुम्हें पता है, अगर आज मेरे मम्मी पापा जिंदा होते और मैं उनको बताती कि मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। इंदर ने सरू को बहुत ही प्यार से समझाया और फिर उसके डॉक्यूमेंट दे दिए। सरू अब तुम थोड़ी देर आराम कर लो, मैं भी थोड़ी देर सो जाता हूँ, फिर रात को हम लोग खाने के लिए मिलते हैं। सरू ने इंदर को गले लगा लिया। इंदर ने प्यार से सरू के माथे को किस कर लिया। दोनों का प्यार बहुत ही पवित्र था। उन दोनों ने कभी भी अपनी मर्यादा नहीं लांघी थी। श्याम प्रसाद जी और अनामिका जी को भी अपने बच्चों पर बहुत ही भरोसा था। इंदर वापस अपने कमरे में आ गया और दोनों थोड़ी देर के लिए सो गए। तब तक इधर अनामिका जी ने रात का खाना बना लिया था। लगभग 3 घंटे का समय बीत गया था। अनामिका जी सरू के कमरे में गई और उसको खाने के लिए बुलाया।
इंदर अपने आप जाग गया था, इसीलिए वो पहले से ही हॉल में आ गया था। सभी ने एक साथ बैठकर खाना खाया और फिर आगे क्या करना है, इंदर ने सरू से पूछा। सरू ने इंदर को बताया कि अब इसी कोचिंग में मेंस और इंटरव्यू की तैयारी करवाई जाएगी। तो श्याम प्रसाद जी बोले, ठीक है बेटा, एक काम करो, तुम कल से ही अपनी कोचिंग फिर से ज्वाइन कर लो और पूरा का पूरा समय अपनी पढ़ाई को दो। जैसे ही तुम्हारा मेंस का एग्जाम हो जाएगा, फिर मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों की शादी कर दूँ। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, आज है तो कल नहीं। श्याम प्रसाद जी के इतना बोलते ही सरू की आंखों से आंसू बहने लगे। अनामिका जी ने गुस्से में श्याम प्रसाद जी से कहा, कैसी बातें कर रहे हो जी आप, बच्चों के सामने ऐसी कोई बात करता है। अनामिका जी ने सरू को अपने सीने से लगा लिया और बोली, बेटा ऐसे रोते नहीं, तुम्हारे पापा जी तो मजाक करते रहते हैं। श्याम प्रसाद जी ने देखा कि माहौल थोड़ा गमगीन हो गया है, इसीलिए उन्होंने अनामिका से कहा, अनामिका जाओ रसोई से इमरती और रबड़ी ले आओ, इन दोनों को बहुत पसंद है, इसीलिए मैं लेकर आया था। अजी झूठ क्यों बोलते हो, ये कहो ना कि आपको इमरती और रबड़ी खानी है, बच्चों का नाम क्यों लगा रहे हो। अनामिका जी के मुंह से ये सुनकर इंदर और सरू के चेहरे पर मुस्कान वापस आ गई थी। श्याम प्रसाद जी मन ही मन में सोच रहे थे, चलो मेरा जुगाड़ काम कर गया, और दोनों बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट वापस आ गई। सबने एक साथ बैठकर रबड़ी और इमरती के मजे लिए। उसके बाद सब अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। अगले दिन से सरू ने अपनी कोचिंग ज्वाइन कर ली थी। इंदर भी अपनी ड्यूटी पर वापस चला गया था और धीरे धीरे करके 15 दिन गुजर गए थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान किसी किसी की जिंदगी में कितनी तकलीफें भर देते हैं कि उससे झेलना मुश्किल हो जाता है। एक के बाद एक करके उसकी झोली में दुख डालते चले जाते हैं। यही हो रहा था सरू के साथ। जैसे ही सरू को लगता कि अब उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा, वैसे ही कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता कि उसकी लाइफ फिर से वहीं पर रुक जाती। सरू अपनी कोचिंग के लिए जा रही थी, तभी अचानक से किसी ट्रक ने सरू को टक्कर मार दिया और वो वहीं पर गिर पड़ी और उसके पैरों के ऊपर से ट्रक निकल गया। कुछ देर तड़पने के बाद सरू बेहोश हो गई। वहां पर आसपास कुछ लोग थे जिन्होंने सरू की मदद की और उसे अस्पताल लेकर गए। ट्रक वाला तो भाग गया था। सरू हमेशा अपने पर्स में एक चिट बनाकर रखती थी जिसमें उसने अपने घर वालों का नंबर लिख रखा था। जब पुलिस ने उसका पर्स चेक किया तो उसमें से वो कागज का टुकड़ा निकला और उसमें जो सबसे पहले नंबर लिखा हुआ था उस पर कॉल किया। वो नंबर इंदर का था। इंदर ने फ़ोन उठाया तो पुलिस वाले ने उसे बताया कि ये नंबर जिन मैडम की पर्स से निकला है उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, आप जहाँ भी हैं जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए। इंदर के पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। उसने तुरंत अपने पापा को फ़ोन किया और उन्हें बताया कि सरू का एक्सीडेंट हो गया है। श्याम प्रसाद जी ने अनामिका को बताया और दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल गए। अस्पताल पहुंचकर उन्होंने देखा कि सरू की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। डॉक्टर ने श्याम प्रसाद जी को बताया कि सरू के पैर पूरी तरह से खराब हो चुके हैं, इसीलिए उसके दोनों पैर काटने पड़ेंगे। ये सुनते ही श्याम प्रसाद जी और अनामिका जी की हालत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि आप जल्द से जल्द फॉर्म भरकर साइन कर दीजिए, हमें ये ऑपरेशन तुरंत करना पड़ेगा, नहीं तो फिर कुछ भी हो सकता है। श्याम प्रसाद जी ने इंदर को फ़ोन किया और उसे सब कुछ बताया। तो इंदर ने कहा कि पापा आप फॉर्म भर दीजिए, मुझे अपनी सरू की जान बचानी है और कुछ नहीं चाहिए मुझे। घुटने के नीचे से सरू के दोनों पैर काट दिए गए। इंदर की पोस्टिंग बहुत दूर हुई थी, इसीलिए उसे आने में 12 घंटे लग गए थे। तब तक सरू का ऑपरेशन हो चुका था। वो अभी भी पूरी तरह से होश में नहीं थी। इंदर ने जब सरू को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने बंद ही नहीं हो रहे थे। सरू की ऐसी हालत उससे देखी नहीं जा रही थी। इंदर तुरंत ही रूम से बाहर चला गया और अपने पापा के गले लग गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो सरू को कैसे बताएगा कि उसके दोनों पैर कट चुके हैं।
अगले दिन जब सरू को होश आया तो इंदर उसके कमरे में गया। इंदर को देखकर सरू रोने लगी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसके दोनों पैर कट चुके हैं। सरू को शायद रात में ही होश आ चुका था, लेकिन वो बेहोशी का नाटक कर रही थी। उतने समय में उसने पता नहीं क्या क्या सोच लिया था। जब इंदर उससे मिलने के लिए गया तो सरू ने उससे कहा कि वो किसी और से शादी कर ले। वो तो अब अपाहिज हो गई है, इसीलिए वो इंदर के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। उसने कहा कि उसे अपाहिज वाले आश्रम में भेज दिया जाए। उसकी बातें सुनकर इंदर को रोना आ गया था। इंदर ने कहा, सरू तुम चाहती हो ना कि मैं शादी कर लूं, तो फिर ठीक है, मैं शादी करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं जिससे चाहूंगा उसी से शादी करूंगा। लड़की मेरी पसंद की होगी। सरू ने कहा, ठीक है, तुम्हें जो लड़की पसंद आए तुम उसी से शादी कर लेना। इंदर ने ये बात अपने मम्मी पापा को बता दी। कुछ समय के बाद जब सरू हॉस्पिटल से घर वापस आई तो उसने देखा घर बहुत अच्छी तरह से सजा हुआ था और घर के अंदर मंडप भी लगा हुआ था, जिसे देखकर सरू हैरान रह गई थी। इंदर ने सरू को बताया कि आज उसकी शादी हो रही है। ये सुनकर सरू की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन जब अनामिका जी ने उसको शादी का कार्ड दिखाया तो उसमें इंदर और सरस्वती लिखा हुआ था। इंदर ने कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करूंगा। सरू, तुम मेरी पसंद हो। तुम्हारे साथ एक एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में तुमने अपने पैर खो दिए। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे रिश्ता तोड़ दूंगा। तुम मेरे लिए आज भी वही सरू हो जो पहले थी। और रही बात तुम्हारे पैरों की, तो आजकल साइंस टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है और तुम्हारे आर्टिफिशियल पैर लग जाएंगे। उससे तुम्हें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। इस व्हील चेयर पर बैठे बैठे इंदर सरू को मंडप के नीचे ले गया। वहां पर पंडित जी मंत्रोच्चार करने लगे और दोनों की शादी होने लगी। उन दोनों की शादी बहुत अच्छे से हो गई। श्याम प्रसाद जी और अनामिका जी को आज अपने बेटे पर बहुत ही गर्व महसूस हो रहा था। धीरे धीरे करके 1 महीना बीत गया। 4 महीने के बाद मेंस का एग्जाम था, इसीलिए सरू ने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी थी। अब वो घर पर रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रही थी। अनामिका जी उसका बहुत अच्छे से ध्यान रख रही थी। वो दिन भी आ गया जिसका सरू को इंतजार था। उसने अपना यूपीएससी का मेंस का एग्जाम दिया। जब से उसके पैर कटे थे और इंदर से उसकी शादी हुई थी, वो अपने शरीर की कमी को काबिलियत से पूरा करके दिखाना चाहती थी। वो साबित करना चाहती थी कि वो अपाहिज नहीं है, और उसने वो कर दिखाया। उसका मेंस का एग्जाम बहुत अच्छा गया था। अभी उसका रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन सरू ने अपने इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दी थी। उसका यूपीएससी मेंस का रिजल्ट आ गया। वो बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हो गई। घर में बहुत ही खुशी का माहौल था। इंदर भी 2 दिन की छुट्टी लेकर घर आ गया था। सबने सरू को बधाई दी। देखा जाए तो उसके इंटरव्यू की तैयारी भी पूरी थी। सरू का इंटरव्यू भी बहुत अच्छा गया और फाइनली उसका सिलेक्शन हो गया। इंदर ने डॉक्टर से बात करके उसके आर्टिफिशियल पैर भी लगवा दिए थे। आज सरू एक आईएएस ऑफिसर है और ये सब हुआ था उसकी मेहनत और उसके ससुराल वालों के सपोर्ट की वजह से। आज सरू अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस कर रही थी। इंदर को अपना जीवन साथी के रूप में पाकर सरू ने अपने पापा का सपना पूरा कर दिया था। इस तरह से दोनों की प्रेम कहानी भी पूरी हो गई। बहुत ही उतार चढ़ाव आए सरू की जिंदगी में, लेकिन इंदर का पूरा परिवार हमेशा उसके साथ खड़ा रहा। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।